मूल रूप से उत्तराखंड के चमोली जिले के रहने वाले देवेश नैनवाल और उनकी पत्नी सुमन नैनवाल आज पहाड़ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ों से जुड़े प्रोडक्ट्स को भी बाजार देते हुए उन्हें देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुमन नैनवाल बताती हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल करते हुए उन्होंने नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था की शुरुआत की। इसके साथ ही गौराज फसल एवं हस्तशिल्प केंद्र की भी स्थापना की और आज इसी केंद्र में पहाड़ के प्रोडक्ट्स पहाड़ की पहचान के रूप में देश दुनिया तक पहुंच रहे हैं। उनके इस केंद्र में पहाड़ का पौष्टिक आहार और पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चीजें लोगों को मिलती हैं, जिसका सीधा फायदा काश्तकारों, किसानों और महिलाओं को होता है। सुमन नैनवाल को अपने इस काम में उनके पति का भी खूब साथ मिलता है। गौराज के डिस्प्ले में सजे इन प्रोडक्ट्स की राह इतनी आसान नहीं थी। सुमन नैनवाल के पति देवेश नैनवाल प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, लेकिन इस प्रसिद्धि का सफर भी काफी संघर्षों से होकर गुजरा है। पहाड़ के एक छोटे से गांव से निकलकर विषम भौगोलिक परिस्थितियों का सामना कर आज वो अपने संघर्ष से सफलता के शिखर पर हैं। पहले देखिए आखिर क्या है खास सुमन नैनवाल के इस गौराज फसल एवं हस्तशिल्प केंद्र में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक एक करके हमारे दर्शकों को आप खुद दिखाएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पीछे दीवार भी है, तो उसमें भी गोबर और भूसे से दीवार का निर्माण किया गया, यानी कि हर एक चीज़ पहाड़ी है। आप खुद दर्शकों को दिखाएं, बताएं क्या क्या चीज़ें आपके इस केंद्र में मिलेंगी। हाँ जी, क्योंकि हमने बहुत छोटी सी कोशिश की है कि पूरा पहाड़ यहाँ पे हम दिखा सकें। तो सबसे पहले तो हमने, जैसे पहाड़ों में पहले गोबर मिट्टी की लिपाई से बने हुए घर होते थे, तो हमने यहाँ पे भी गोबर मिट्टी और भूसा यूज़ करके दीवालों पे लिपाई की हुई है, जो कि बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है पेंट का, जिससे हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान भी होता है। तो क्योंकि ये तो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है और इससे अच्छा हमारे हेल्थ बेनिफिट कुछ हो नहीं सकता, और बहुत लो कॉस्ट भी है और हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है। इसलिए सबसे पहले हमने यही यूज़ किया है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो डिस्प्ले बनाया है, छोटे छोटे घरों के रूप में डिस्प्ले बनाए हैं, कि वो एक हमारे पहाड़ के जो ट्रेडिशनल घर होते थे छोटे छोटे, उनको भी हम दिखा सकें। साथ में जो बीच में हमने डिस्प्ले बनाया है, इसमें ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला, राम झूला है, उसका लुक लेके हमने पूरा डिस्प्ले दिखाया है, कि हमें लगा कि उससे खूबसूरत और कोई चीज़ हो नहीं सकती जो हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करे। तो हमने अपने सारे सामानों को उसी लक्ष्मण झूला, राम झूला के पैटर्न पे रखा है। उसके साथ साथ जैसे पहले गांव में तिबारें होती थी, जंगले होते थे, उन पे जो लुक होता था, उसी लुक में हमने यहाँ पे एक डिस्प्ले बनाया है, जिसमें हमने हैंडीक्राफ्ट्स, उत्तराखंड का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उनको दिखाया है। साथ ही साथ जैसे गांव में पठाल यूज़ किए जाते थे, तो उन्हीं पठाल को यूज़ करके, उनकी कटिंग करके हमने एक आर्किटेक्चर वॉल बनाई है, जो मतलब हमने पूरी कोशिश की है कि उत्तराखंड के पूरे पहाड़ को, कल्चर को इस एक हॉल के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकें। और उससे अच्छा कोई डिस्प्ले नहीं होगा उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का। सोच तो बहुत पहले से ही थी कि कुछ करना है, और कुछ करते भी रहे, हमेशा कोशिश की है कुछ करने की। बट जैसे हमेशा हम समाज में यही देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे को ही पॉइंट आउट करते हैं हम लोग हर चीज़ के लिए। जो अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं, हम मतलब अच्छी चीज़ का क्रेडिट तो कोई किसी को देता नहीं है, बट बुरी चीज़ का क्रेडिट हम दूसरे को हमेशा देते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, दूसरे को वो करना चाहिए, बट हम अपने लेवल पे कुछ नहीं करते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना हम दूसरे को ब्लेम ना करते हुए सबसे पहले हम ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें लगा कि सबसे पहले हम पहाड़ के प्रोडक्ट्स को वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, महिलाओं को रोज़गार और देने के लिए, वहाँ के प्रोडक्ट के लिए और महिलाओं के स्किल्स के लिए एक डिस्प्ले बनाएं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने स्किल को यहाँ पे शोकेस कर सकें, मार्केट कर सकें। हम उनको मार्केट करने में एक प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि ये गौराज एक प्लेटफॉर्म दे रहा है महिलाओं को रोज़गार के लिए। तो हमने हर छोटी बड़ी हर चीज़ कोशिश की है कि जो उनके ही स्किल्स को एम्पावरमेंट दे सके। तो ये लाइटें भी हमने यहीं पे बनवाई हैं, महिलाओं ने अपने हाथ से जूट में इसमें वीविंग करके ये लाइटें बनाई हैं। यहाँ पे हमने जो भी प्रोडक्ट्स रखे हैं वो उत्तराखंड का ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे ही लोकली ग्रोन हो रहा है, और यहाँ के जो जैविक रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उनका ही प्रोडक्ट है, उन्हीं से हमने यहाँ पे रखा है, उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने के लिए।
जैसे ये मसाले हो गए या जो भी चीज़ें हैं, चाय पत्ती बन रही है या हनी है या कुछ भी चीज़ें हैं, ऑयल है, सारा उत्तराखंड का प्रोडक्ट है। और जैविक किसानों, जो जैविक रजिस्टर्ड किसान हैं, उनका ही प्रोडक्ट हमने रखा है। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो हमने कोशिश की है कि उनको, लेडीज़ों को कुछ ना कुछ काम देने के लिए, तो हमने जो यहाँ का ट्रेडिशनल स्वीट है, आरसे हैं, रोंट हैं, अलसी के लड्डू हैं, अलग अलग टाइप के जो सिलबट्टे में पिसे हुए नमक हैं या बड़ियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करवा के हम उनको, उनके लिए रोजगार के साधन को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आर्किटेक्ट के रूप में अपनी पहचान बना चुके देवेश नैनवाल के संघर्षों का ही ये परिणाम है कि गौराज केंद्र के रूप में पहाड़ के इन प्रोडक्ट्स को पहचान और बाजार दोनों मिल रहा है। लेकिन सफलता के साथ साथ देवेश नैनवाल के संघर्षों को भी आपको जानना चाहिए। चमोली डिस्ट्रिक्ट में चौकी हमारा गांव है, और मैं अगर अपनी इनिशियल स्टेज की बात करूं तो हम लोग जो बेसिक हमने प्राइमरी एजुकेशन लिया है वो वहीं अपने गांव से लिया है 5वीं तक। उसके बाद 8th हमने वहीं पे एक पास में नगरासू एक गांव है वहाँ से लिया। फिर 9th-10th मैंने रुद्रप्रयाग से किया है, इंटर कॉलेज से। फिर इसके बाद 11th और 12th में हम लोग श्रीनगर आ गए थे पढ़ने के लिए। हमारी फैमिली तो गांव में ही रहती थी, पर पहले होता था कि गांव में क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं पढ़ाई करने के लिए, तो घर वालों ने हमें कि ठीक है पढ़ने के लिए मुझे और ब्रदर को जैसे 9th-10th को रुद्रप्रयाग कर दिया था, फिर 11th-12th के लिए हमें श्रीनगर भेज दिया था कि आप वहाँ से जाके पढ़ाई करो। फिर उसके बाद 12th के बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया था, जो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है सिविल इंजीनियरिंग में। इवन अगर मैं पॉलिटेक्निक की बात करूँ तो वहाँ भी उस टाइम पे मैंने टॉप ही किया था। और इवन मैं अपने सीनियर को भी वहाँ पे पढ़ाता था, जो भी सीनियर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट थे तो उनको भी पढ़ाता था। और वहाँ पे हम लोग, मैं ट्यूशन भी पढ़ा के कुछ अपना कमाई का जरिया बना लेता था। इसके बाद फिर मैंने जब डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था, फिर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं यहाँ तक ना रुकूँ, मैं कोई डिग्री कोर्स करूँ। बहुत ज़्यादा गाइडेंस तो कहीं से नहीं था, क्योंकि हम लोग जैसे गांव से हैं तो वहाँ पे कोई करियर गाइडेंस नहीं मिल पाती। बट ये कि मैं वहाँ से, मेरा ये था कि डिग्री करूँ, तो मैं किसी तरीके से मैंने इंजीनियरिंग का सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूँ अब इसमें। तो उसके लिए मैं देहरादून आ गया। तो मैंने कुछ एग्ज़ाम दिए भी, तो मेरा जैसे प्राइवेट कॉलेज में कई जगह सिलेक्शन भी हुआ था, बट फ़ीस इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस दे सकें। तो फिर मैंने क्या कि इसमें AMI होता है, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, जिसका सेंटर है रुड़की में, सीलकुंज यूनिवर्सिटी कैंपस रुड़की में। तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया, वो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लेके फिर यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करने लग गया। बट प्रिपरेशन के साथ साथ, क्योंकि भाई जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो मैंने क्या किया, फिर वैसी तैयारी करता था पढ़ाई की, और वैसी मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तो जब मैं स्टार्टिंग में देहरादून में आया तो पार्ट टाइम जॉब के लिए मैंने किसी आर्किटेक्ट के यहाँ अप्लाई किया। तो उस समय फर्स्ट जो मुझे सैलरी मिली थी 600 रुपये मिले थे। कब की बात है, कौन सा साल? ये था 2001 में। तो 600 रुपये ही मेरा रूम का रेंट भी था, तो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता था। तो मैं 8 बजे सुबह जाता था, रात को 8-9 बजे आता था। फिर ये हुआ कि इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि लगभग सेक्शन A मैंने कुछ एग्ज़ाम उसके क्लियर किए। बट मुझे लगा कि फिर जब मैं आर्किटेक्ट के साथ था तो मुझे इंटरेस्ट लगा कि हाँ मुझे, क्योंकि इससे पहले मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग कर लिया, बट हमारे टाइम पे कि सिविल इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं था, ना कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी थी ना कुछ था। अब तो खैर काफ़ी वैकेंसी गवर्नमेंट में निकलने लगी। तो फिर मेरा ये हुआ कि मैं आर्किटेक्चर में, मेरा क्यों इंटरेस्ट अच्छा है, तो मैंने क्या किया कि फिर आर्किटेक्चर की मैंने कहा कहीं से मैं कोर्स कर लूँ। बट कोर्स करूँ अगेन फिर वही चैलेंज था कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने एक नाटा टेस्ट होता है आर्किटेक्चर करने के लिए, आपको चाहे कुछ भी किया तो नाटा टेस्ट करना आपको कंपलसरी होता है। नाटा टेस्ट मैंने क्लियर किया। तो मैं 2001 से 2007 तक तो मैं ऐसे ही संघर्ष करता रहा, वैसी पढ़ाई भी करता रहा और वैसी जॉब भी करता रहा। पर जॉब मैक्सिमम जॉब मुझे 3000 से ऊपर की कभी मिली नहीं थी जॉब। तो 2007 में मैंने नाटा टेस्ट जब क्लियर किया तो मेरा आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हो गया। अब ये रहा कि अब मुझे ये तो करना ही करना है। मैंने सोच लिया था कि इसको करना ही है, अब चाहे मैं फ़ीस कहीं से भी करूं। तो वहाँ पे इनका नया कॉलेज खुला था, यहाँ पे इंजीनियरिंग का जी यूनिवर्सिटी खुला था। तो मैं वहाँ पे एडमिशन के लिए गया। तो एडमिशन तो मेरा उन्होंने वो कर दिया कि ठीक है आपको, क्योंकि नाटा टेस्ट क्लियर कर दे तो एडमिशन दे देंगे, बट ये कि फ़ीस आपको, आई थिंक उस समय 55,000 रुपीज़ थी। तो मेरे पास इतने फ़ीस नहीं थी कि मैं 55,000 दे सकूँ।
तो मैंने किसी जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, तो उनके से कांटेक्ट किया कि भैया मुझे वहाँ पे ऐसे आर्किटेक्चर कोर्स करना है, तो आप मुझे कुछ हेल्प कर सकें फाइनेंशियली। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने मेरी फ़ीस का एक चेक बना दिया, ये मैं आपको चेक दे दूँगा, मेरे साथ एक बॉन्ड भर दिया कि आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा, जब मैं बोलूँगा तब आपको काम करना पड़ेगा, उस काम की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, कोई शर्त नहीं होगी उस काम के लिए, बस आपको काम करना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बॉन्ड भर दिया, उन बंदे ने मुझे चेक दे दिया, वो चेक जाके मैंने फ़ीस के रूप में जमा कर दिया। वो बंदा मेरे से महीने भर तक पूरा काम करवाता रहा, मैं रात को काम करता था, सुबह जाके उनको दे देता था। बट और उसके बाद क्योंकि मुझे 9:30 कॉलेज पहुंचना होता था, 9:30 to 5 कॉलेज होता था, उस कॉलेज सेलाकुई में था, तो मैं 1 महीने तक कंटिन्यू रात को काम करके उनको देता, फिर सुबह कॉलेज जाता था, शाम को आता था। तो 1 मंथ के बाद कॉलेज से वो आया कि भैया आपका चेक तो बाउंस हो गया। तो बाउंस हो गया तो फिर मुझे ये हुआ कि अब तो ये बड़ा हो गया कि अब तो कि आपका एडमिशन आपको टर्मिनेट किया जाता है। मैंने बहुत जगह कोशिश किया, ट्राई किया, तो कहीं से हेल्प नहीं मिली। बहुत सारे बैंक्स में भी गया कि कहीं से लोन मिल जाए, एजुकेशन लोन मिल जाए, जैसे आजकल लोग काफ़ी बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए तो एजुकेशन लोन इजीली मिल जाता है, पर ऐसा नहीं है। एजुकेशन लोन की भी बहुत सारी कंडीशन थी, उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में होने चाहिए। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था कि ना तो मेरे पास कोलेटरल सिक्योरिटी थी। कोलेटरल सिक्योरिटी सिर्फ उसी की होती है जिसका प्रॉपर्टी नगर निगम के अंदर होती है। तो हमारे तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, हम लोग तो गाँव में हैं, तो गाँव की प्रॉपर्टी कभी भी कोलेटरल सिक्योरिटी में, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक नहीं मानता। बाकी बात रही कि अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में होने चाहिए, तो मेरे साथ ऐसा भी नहीं था कि मेरे फादर कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी तो वो गवर्नमेंट जॉब से डिस्कनेक्ट थे, तो फादर भी घर पे ही थे, एज ए प्राइवेट जॉब में काम करते, तो उनको इतना सैलरी नहीं था कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी दे सके। और ना उन्होंने हमारे लिए जितना किया बहुत अपने सोच से ऊपर किया, बट वो इतना नहीं कर सकते थे कि हम कोई डिग्री हमें करवा सके। तो फिर मैंने क्या किया कि कॉलेज से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे पार्ट में एजुकेशन लेने की पार्ट में फ़ीस देने की आप मुझे परमिशन दी जाए। तो उन्होंने उसको ग्रांटेड कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं सुबह 9 बजे से पहले मैं काम करता था, और शाम को 5 बजे कॉलेज से आने के बाद मैं रात को 2-2 बजे तक काम करता था, चाहे किसी का 5000 रुपीज़ का काम हो, क्योंकि मुझे आर्किटेक्चर इस फील्ड में मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थी, तो मुझे इसका नॉलेज था। तो मैं कुछ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस में करता था, अब बहुत सारे लोगों के साथ में काम भी करता था। तो मैंने क्या किया कि रात भर काम करता था, सुबह उनको काम दे के फिर कॉलेज जाता था। तो इस तरीके से मैंने अपनी फ़ीस निकाल के वहाँ पे फ़ीस दिया, तब जाके हमने ये वो किया, आर्किटेक्चर कंप्लीट हो पाया हमारे। मेरी पत्नी जो सुमन नैनवाल है, वो तो मेरी एक तरफ से रीढ़ की हड्डी है। तो हम ये सोशल कॉज तो इनडायरेक्टली तो काफ़ी टाइम से हम करते आए हैं, और मतलब एक सोशल कॉज ऐसा नहीं कि हम किसी दिखावे के लिए कर रहे हैं, मतलब एक दिल से इच्छा होती है कि हमें कुछ करना है, कि समाज के लिए कुछ करना है। हमारा हमेशा से यही रहा है कि आप जब भी सोचो समाज के लिए सोचो, आपके लिए तो ऊपर वाला खुद सोच लेगा। तो बस यही एक नियत है हमारी कि एक अच्छी सोच के साथ हम कुछ करें। और मेरा एक ड्रीम है कि अपने गांव, मतलब एक दिन हम अपने गांव को एक स्मार्ट विलेज बनाएं। मेरा ये आज का ड्रीम नहीं है, बहुत पुराना ड्रीम है कि मैं मतलब जो चीज़ यहाँ पे देखना चाहता हूँ वो मैं पहाड़ पे देखूँ, और एक दिन लोग ज़रूर वहाँ पहाड़ पे आए, रिवर्स प्लाइन जिसको बोलेंगे, वो प्लाइन की सोचता हूँ। अब बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा है, पर ये मेरा ड्रीम है कि एक दिन अपने गाँव को एक ड्रीम विलेज जरूर बनाऊँगा। दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने का जुनून अगर हो तो कोई भी व्यक्ति अपने संघर्षों से सफलता की इबादत लिख सकता है। यही कर दिखाया है देवेश नैनवाल और उनकी पत्नी सुमन नैनवाल ने। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गड़िया के साथ रेणु प्रेती की रिपोर्ट।